बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी वो जीन के ऊपर बात हुई थी, क्रोमोसोम के ऊपर बात हुई थी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज द डीएनए रेप्लिकेशन। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की, जेनेटिक कोड की और ट्रांसलेशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या है, रेप्लिकेशन प्रोसेस किस तरह से होता है, ठीक है। रेप्लिकेशन के मॉडल जो है वो हम डिस्कस करेंगे थोड़े से। तो डीएनए से डीएनए बनने के अमल को रेप्लिकेशन कहते हैं। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एट विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन अकर। तो आंसर सिंपल सा ही है, एस फेज, सिंथेसिस फेज, ठीक है। एस फेज के दौरान जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन होती है। जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, क्योंकि मौजूद ही डीएनए न्यूक्लियस में है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। और वो जो डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से रेप्लिकेट हो रहा है, इसके मतलब 3 मॉडल्स हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो मॉडल है, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव मॉडल है, दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। पहले नंबर पर तो तीनों मॉडल्स को हम डिस्कस करते हैं कि ये मॉडल्स हैं क्या और उसमें सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या चीज है। आपके पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। अगर ये डीएनए का मॉलिक्यूल आपके पास जो मौजूद है, रेप्लिकेशन के बाद ये एज सच वैसे का वैसे ही मौजूद रहे, यानी कि कोई चेंज ना आए। सपोज ये पेरेंटल डीएनए है, तो ये पेरेंटल डीएनए एज सच वैसे का वैसा ही कंजर्व रहे और एक इसका जो है कॉपी जो है वो बन जाए। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं कहूँ कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था और आपने उसकी फोटोकॉपी करवाई, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास सेव रहा और एक कॉपी आपके पास बन गई, और उससे मजीद आप कॉपी ज्यादा भी बना सकते हैं। तो ये कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक पेरेंटल डीएनए एज सच कंजर्व रहता है और उससे डॉटर डीएनए बन जाता है। जो दूसरा मॉडल था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक क्या है कि जो पेरेंटल डीएनए है वो अपने दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है, यानी कि उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर खत्म होती है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती है और वो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। और फिर हर स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करता है और एज अ टेम्पलेट काम करते हुए उसके आगे एक एक नया स्ट्रैंड बन जाता है। और इस तरह से एक पेरेंटल डीएनए से 2 डॉटर डीएनए बन जाते हैं। लेकिन पेरेंटल डीएनए की प्राइमरी स्ट्रक्चर तो कंजर्व रहती है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड में फर्क नहीं आता क्योंकि वो चेंज ही नहीं हुए थे। लेकिन उसकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो जो है वो डिस्टरप्ट होती है। ये आपके पास जो मॉडल है दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। पेरेंटल डीएनए कंजर्व तो रहा है, उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर कंजर्व ही रही है, लेकिन उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्पर्स हुई है। जो तीसरा मॉडल है हमारे पास वो है डिस्पर्सिव मॉडल। उस मॉडल के मुताबिक डीएनए, पेरेंटल डीएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में चेंज हो जाता है, यानी कि उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी डिस्टरप्ट होती है और उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर भी डिस्टरप्ट हो जाती है, ठीक है। और वो दोनों तरह के जो है वो उसमें हमारे पास जी बात हो रही थी कि डीएनए की प्राइमरी स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो जाती है डिस्पर्सिव मॉडल में और उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो जाती है इसमें, डिस्पर्सिव मॉडल में। तो खैर इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को मिजल्सन और स्टेल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था।
ठीक है, उन्होंने प्रूव किया था कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल इज एट राइट। किस तरह से प्रूव किया था, यहां पर अगर हम बात करें, उन्होंने नीजलसन और स्टेल ने बैक्टीरिया को कल्चर करवाया। किस तरह के मीडियम में कल्चर करवाया? दो तरह का मीडियम, एक नाइट्रोजन 15 वाला जो कि हैवी आइसोटॉप का था, और एक नाइट्रोजन 14 वाला, दो तरह का मीडियम लिया। उन्होंने बैक्टीरिया लिए और उन बैक्टीरिया को कल्चर करवाया N15 मीडिया में, कल्चर करवाया N15 मीडिया में, ठीक है। और ये N15 मीडियम वाले जो बैक्टीरिया थे जो कल्चर हुए थे, यानी कि जिनके अंदर नाइट्रोजन हैवियर थी, उनको फिर ये देखें 0 मिनट सैंपलिंग मेंशन किया हुआ है, यानी कि उनको N14 मीडियम में रखे बगैर उनकी सेल फ्रैक्शनेशन के तरीके के तहत, व्हाट इज सेल फ्रैक्शनेशन, वही होमोजेनाइजेशन की जाती है, उसके बाद जो है वो फिर वेरी हाई स्पीड से जो है उसको स्पन किया जाता है, और उसमें जब अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ग्रेडियंट लेयरिंग बन जाते हैं। ये चौथे चैप्टर में, सेल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो खैर, इस टेक्निक के तहत क्या किया गया, जब उसकी जो है वो सेल फ्रैक्शनेशन करवाएगी, उसका डीएनए जो चूंकि हैवियर था, N15 में वो रखे हुए थे, N14 में हमने 0 मिनट सैंपलिंग की है, उसका डीएनए ऑब्जर्व किया हमने, तो उसका जो डीएनए था वो टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे बेस में आया, ठीक है, हैवियर था, दोनों स्ट्रैंड भारी थे, नीचे बैठ गए। N14 वाले मीडियम में अगर हमने 20 मिनट के लिए सैंपलिंग की, 20 मिनट के लिए रखा, कल्चर किए, 20 मिनट में आपको पता है एक दफा रेप्लिकेशन हो जाती है, ठीक है। तो 20 मिनट बाद देखा गया कि ये जो स्ट्रैंड है ये टेस्ट ट्यूब के सेंटर में बना, और अगर 40 मिनट रखा गया N14 वाले मीडिया में, तो उसके बाद सैंपलिंग की गई तो पता चला कि एक स्ट्रैंड सेंटर में बना है और एक अपर लेयर में जो है वो आया हुआ है। और सिर्फ N14 वाले बैक्टीरिया को हमने कंट्रोल ग्रुप के तौर पे उसकी हमने सैंपलिंग की, तो N14 वाले जो है वो अपर लेयर बना रहे थे। अब हुआ क्या कि ये अगर जो है वो दो स्ट्रैंड दोनों के दोनों 15 वाले ही हैं, ठीक है, ये पहली रेप्लिकेशन फेज में ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हुए, ठीक है, 15 वाले, और इन 15 वाले स्ट्रैंड के आगे चूंकि मीडियम 14 वाला था, 20 मिनट अगर हमने टाइम दिया है, तो 20 मिनट में एक एक रेप्लिकेशन हो गई, और इन 15 के आगे 14 वाला एक एक स्ट्रैंड बन गया, ठीक है, 14 वाला एक एक स्ट्रैंड बन गया। और फिर जब मजीद रेप्लिकेशन हुई, तो चूंकि मीडियम 14 वाला था, ये 15 वाला अलग हुआ, और इससे ये 14 वाला अलग हुआ, ये दोनों अलग हो गए, और इनके आगे एक एक और स्ट्रैंड जो है वो 14 वाला ही बन गया। तो इस तरह से हमारे पास जो है यहाँ पर 40 मिनट में चूंकि दो दफा रेप्लिकेशन हो गई है, ठीक है, 40 मिनट में चूंकि दो दफा रेप्लिकेशन हो गई है, इसलिए आसानी से जो है वो इसमें अपर लेयर और मिडल लेयर जो है वो दो बन गई। मैं इसको अगेन रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, ये आपके साथ एक इसमें व्हाइट बोर्ड में शेयर करता हूँ जी। इसमें देखें जी, हमारे पास ये एक स्ट्रैंड था, डीएनए था, जिसमें दोनों के दोनों स्ट्रैंड 15 वाले थे, ठीक है। इसको हमने एक ऐसे मीडियम में रख दिया जो कि N14 वाला मीडियम है, ठीक है, जो कि N14 वाला मीडियम है, उसमें हमने रख दिया इन बैक्टीरिया को ताकि वहां ग्रो हो। 20 मिनट हमने रखा, 20 मिनट में एक दफा रेप्लिकेशन हो जाती है। कैसे रेप्लिकेशन हुई, ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड ये अलग अलग हो गए 15 वाले, और इनके आगे एक एक स्ट्रैंड नया बन गया, और वो जो एक एक नया स्ट्रैंड बना वो 14 वाला बना। इस तरह से जो है वो पहली रेप्लिकेशन फेज के बाद ये अगर हैवियर डीएनए था, ठीक है, तो ये जो दो डीएनए बने हैं ये उससे लाइटर हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन 14 वाला एक स्ट्रैंड है, ठीक हो गया। अब उसके बाद मजीद
आगे जो है वो रेप्लिकेशन एक दफा और हुई, यानी कि 40 मिनट जब गुजरे, 20 मिनट और गुजरे, ठीक है, तो 20 मिनट में एक दफा और रेप्लिकेशन हो गई। तो जब ये 40 मिनट गुजरे, अब क्या सिचुएशन हुई कि ये जो दोनों डीएनए है, ये वाला डीएनए ये भी सेपरेट हुआ, ये भी सेपरेट हुआ, यानी कि ये 15 वाला स्ट्रैंड, ये 15 वाला स्ट्रैंड, और इनके आगे ये जो एक एक 15 वाला अलग हुआ है, एक एक इनका ये 14 वाला स्ट्रैंड, और इसका भी ऐसे ही एक 14 वाला स्ट्रैंड ये अलग हो गए। और चूंकि अब मीडियम 14 वाला ही है, तो इनके आगे जो नए डीएनए बनने हैं वो 14 वाले स्ट्रैंड के बनने हैं। तो इस तरह से ये ऐसी सिचुएशन बन गई कि दूसरी रेप्लिकेशन फेज के बाद 2 डीएनए ऐसे बने हैं, 2 डीएनए ऐसे बने हैं जिनके अंदर टोटल के टोटल जो है वो 14 वाले मीडियम के स्ट्रैंड है, ठीक है, 2 डीएनए। और 2 डीएनए जो है वो इनमें ऐसे बनेंगे हैं जिनमें N14 15 N14 15 मिक्स स्ट्रैंड है। तो जो सिर्फ 14 वाले होंगे वो अपर लेयर बनाएंगे, और जो 14 15 वाले होंगे वो क्या करेंगे, वो मिडल लेयर बनाएंगे, ठीक है, वो मिडल लेयर बनाएंगे। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास, इस तरह से हमारे पास जो यहाँ पर लेयरिंग आई वो ऐसे आ गई कि N14 वाले ये देखें सिर्फ अपर लेयर बना रहे हैं, N14 वाले सिर्फ अपर, N15 वाले सिर्फ लोअर लेयर बना रहे हैं। लेकिन अगर एक 14 एक 15 का स्ट्रैंड है तो ये मिडल लेयर बन रही है, और अगर एक 14 15 वाले स्ट्रैंड वाला डीएनए है और एक सिर्फ 14 14 वाले स्ट्रैंड वाला डीएनए है, यानी कि दूसरी रेप्लिकेशन फेज के बाद, तो ये एक अपर लेयर और एक लोअर लेयर। तो जैसे मैंने पीछे व्हाइट बोर्ड में भी आपको बता के दिखाया था कि अगर एक रेप्लिकेशन हुई है तो उसमें हमने देखा कि कैसे दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए थे और एक एक आगे नया स्टैंड बन गया था। असल हम साबित ये करना चाह रहे हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से जो है वो रेप्लिकेशन हो रही है, यानी कि जब रेप्लिकेशन हो रही थी तो वो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, पेरेंटल मतलब उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होती है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, यानी कि एक स्ट्रैंड के अंदर न्यूक्लियोटाइड की तरतीब वही रहती है, वो एज अ टेम्पलेट काम करता है और उसके आगे नया जो है वो डीएनए बन जाता है। कैसे बनता है अब हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो कैसे बनता है, तो इसमें हमारे पास बात आ गई कि सेमी कंजर्वेटिव वे से, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से रेप्लिकेशन होती है। अब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से रेप्लिकेशन होने के लिए, जो रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है वो एंजाइम्स की एक लिस्ट है, ठीक है। हम वो एंजाइम्स जो है वो डिस्कस करते हैं, जो जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड है उनमें एक एंजाइम हमारे पास जो है वो मेन, वो हमारे पास पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन इस डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए प्राइमर्स की जरूरत होती है, इसलिए प्राइमेज भी चाहिए। तो मेन जो एंजाइम है रेप्लिकेशन के लिए हम उनको डिस्कस करते हैं। एक तो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज की 3 किस्में होती हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 1 छोटा एंजाइम है, सपोर्टिव रोल प्ले करता है। ये सपोर्टिव रोल क्या प्ले करता है, बेसिकली ये आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करके उसकी जगह पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। डीएनए पॉलीमरेज 2, इसका भी रोल लिखा नहीं हुआ आपकी बुक में, ये बेसिकली प्रूफ रीडिंग करता है। प्रूफ रीडिंग जब मुकम्मल दोनों स्ट्रैंड बन जाते हैं, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स जुड़ जाते हैं, तो उसके बाद ये डीएनए पॉलीमरेज थ्रू ये टोटल प्रूफ रीडिंग करता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं रहेगी। और जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, दैट इज द मेन रेप्लिकेशन एंजाइम, 10 टाइम लार्जर है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये ट्रू इकोलाई रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। ये कैटालाइज करता है एक स्ट्रैंड को कितनी स्पीड से, यहाँ पर देखें 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, और ये डाइमर है, यानी कि 2 यूनिट्स पर मुश्तमिल है। डीएनए पॉलीमरेज 3 का एक स्पेशल फीचर है, वो क्या कि एक तो ये नए सिरे से न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकता, ये सिर्फ न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा एक चेन के अंदर। ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा एक ऑलरेडी जो है वो न्यूक्लियोटाइड की चेन के अंदर, या एक न्यूक्लियोटाइड के साथ ऐड कर सकेगा। इट्स मीन दैट इट नीड अ प्राइमर, इसको बेस चाहिए।
वो प्राइमर क्या है, वो आरएनए न्यूक्लियोटाइड है, उनके बगैर ये काम नहीं कर सकता। दूसरा, ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है सिर्फ थर्ड एंड पे, ठीक है। एक ये जो है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है ओनली टू अ चेन या ओनली टू न्यूक्लियोटाइड दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट दैट आर ऑलरेडी पेयर्ड विद एनी स्ट्रैंड। और दूसरा ये काम करेगा, ये सिर्फ थर्ड एंड पे न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है। इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन फिफ्थ एंड टू थर्ड एंड है, ये थर्ड एंड में न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है, ये फिफ्थ एंड में जो है वो ऐड नहीं कर सकता। ये दूसरे लफ्जों में ये मूव नहीं कर सकता 3 to 5 डायरेक्शन में, ये मूव करेगा ओनली इन 5 to 3 डायरेक्शन। ये जो है वो इसके फीचर है। तो इसका मतलब है कि एक तो इनको प्राइमर चाहिए, प्राइमर बनाने के लिए एक और एंजाइम का रोल है और वो एंजाइम है प्राइमेस, आरएनए प्राइमेस या प्राइमेस, ये प्राइमर ऐड करेगा। व्हाट इज प्राइमर? दैट इज द सीक्वेंस ऑफ अबाउट 8 to 10 आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। उसका जो है वो ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का ये छोटा सा कॉम्प्लीमेंट है, टुकड़ा है, जिसको हम प्राइमर कहते हैं, और ये आरएनए प्राइमेज ऐड करता है। कहाँ ऐड करेगा? जहां पर डीएनए अनजिप हो चुका होगा, जहां से रेप्लिकेशन शुरू हो चुकी होगी। अब डीएनए अनजिप किसने करना है? डीएनए अनजिप करना है हेलिकेज ने। हेलिकेज क्या करेगा? ये अनजिप करेगा डीएनए को, या दूसरे लफ्जों में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर एक्ट करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर एक्ट करते हुए हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से सेपरेट करेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी एक और एंजाइम है, दैट इज द गायरेज, दैट इज द टोपोआइसोमरेज, जो क्या करेगा? गायरेज एंजाइम जो है या टोपोआइसोमरेज एंजाइम, वो अनकॉइल करेगा, ठीक है, वो अनकॉइल करेगा। अब इसमें अगर हम बात करें, ये डीएनए का आपके पास स्ट्रैंड है, दोनों कॉइल हुए हैं, तो सबसे पहला काम क्या है? टोपोआइसोमरेज ने इसको अनकॉइल करना है। उसके बाद क्या करना है? हेलिकेज ने इसको अनजिप करना है, ठीक है। ये डीएनए अनकॉइल हुआ, गायरेज एंजाइम ने किया, फिर हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया? इसको अनजिप कर दिया। अनजिप करके ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग अलग होंगे। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग अलग होंगे, इन स्ट्रैंड्स के ऊपर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स आके लग जाएंगी कि ये फौरन जुड़े ना। अब ये स्ट्रैंड्स दो तरह के होंगे, एक स्ट्रैंड जो है वो इसमें आपके पास जो है वो होगा 5 to 3 डायरेक्शन में, दूसरा 3 to 5 डायरेक्शन में। अब इन स्ट्रैंड्स के साथ आके प्राइमर लगेंगे, ठीक है। पहले आके आरएनए प्राइमेज लगेगा, प्राइमर बनाएगा, उस प्राइमर के साथ डीएनए पॉलीमरेज लगेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3, और वो रेप्लिकेशन शुरू कर देगा। वो जो रेप्लिकेशन शुरू करेगा, एक तरफ डायरेक्शन ठीक मिलेगी, लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, दूसरी तरफ डायरेक्शन जो है वो उसको अपोजिट डायरेक्शन मिलेगी, वहां पर स्ट्रैंड टुकड़ों में बनेगा। उन टुकड़ों को हम ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कहते हैं, और इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए लाइगेज का रोल भी है, ठीक है। वो इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है। हम आगे प्रोसेस में 1 by 1 जो वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम क्या होना है रेप्लिकेशन का? कि अनकॉइलिंग हो गई, अनकॉइलिंग की गायरेज एंजाइम ने, और अनकॉइलिंग के बाद हेलिकेज एंजाइम ने अनजिपिंग कर दी। ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अनजिप हो गए। अब ये दोनों स्ट्रैंड अनजिप हुए हैं, ये एंजाइम हेलिकेज एंजाइम इसने अनजिप कर दिया। अब एक स्ट्रैंड है 5 to 3 डायरेक्शन में, दूसरा है 3 to 5 डायरेक्शन में, डायरेक्शंस दोनों की अपोजिट हैं। अब यहां पर अगर प्राइमर बनेगा तो वो फिफ्थ एंड से थर्ड एंड की जानब बनेगा, लिहाजा यहां पर थर्ड एंड मिला प्राइमर का, और इस थर्ड एंड के साथ डीएनए पॉलीमरेज 3 ऐड होके वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता चला गया। तो इसका मतलब है जैसे जैसे हेलिकेज आगे जाएगा, ये न्यूक्लियोटाइड, चूंकि थर्ड एंड मिला हुआ है, ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करता चला जाएगा। लेकिन आप दूसरी जानब देखें, दूसरी जानब जो है ये 3 to 5 डायरेक्शन है, ये 3 to 5, लिहाजा अगर यहाँ पर प्राइमर बनेगा, ये 3 to 5 है, तो इसका ये यहाँ पर अगर प्राइमर बनेगा तो वो तो 5 to 3 बनेगा। अब न्यूक्लियोटाइड इधर तो ऐड हो नहीं सकते, न्यूक्लियोटाइड तो होनी चाहिए थी इधर ऐड,
लिहाजा ये जो प्राइमर बनेगा ये यहाँ पर बनेगा ताकि इधर थर्ड एंड हो और इस थर्ड एंड की जानब जो है वो ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करता चला जाए। तो इसका मतलब है सबसे पहला काम जो है वो क्या होना है कि हेलिकेज ने अपना काम करना है और उसके पीछे प्राइमर ने जो है डीएनए सॉरी आरएनए प्राइमेज ने प्राइमर बना देने हैं। और जो प्राइमर बनेंगे, अब देखें आप यहाँ पर इस डायग्राम में प्राइमर जो बने हैं, ये प्राइमर बना यहाँ पर, ये रेड कलर में जो है वो हाईलाइट हुआ हुआ, और इस प्राइमर के आगे कंटिन्यूटी में डीएनए पॉलीमरेज 3 न्यूक्लियोटाइड ऐड करता चला जाए। डायरेक्शन उसको मिल गई है, ठीक है। अब जब वो डायरेक्शन उसको मिल गई है तो लीडिंग स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन में कंटिन्यूटी में बनता जाएगा। अच्छा जी, बात हो रही थी इसमें, ये रिपीट होने की बात हुई है तो मैं रिपीट कर देता हूं कि हेलिकेज एंजाइम यहां से शुरू हुआ, उसने अनजिप किया। अब अनजिप जब उसने किया तो एक तरफ तो स्ट्रैंड ये देखें, ये 5 to 3 डायरेक्शन, ठीक है, ये इस तरह से फिफ्थ एंड से थर्ड एंड उसको मिल गया। दूसरी तरफ आप डायरेक्शन देखें, फिफ्थ एंड से थर्ड एंड इस जानब है। लिहाजा एक जानब जो प्राइमर बनेगा, ये मैं रेड कलर में जो है वो प्राइमर बना रहा, ये इंडिकेट किया हुआ है, ये जो प्राइमर बनेगा उसका थर्ड एंड इस जानब है। उस थर्ड एंड में डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड करता चला जाएगा और मुसलसल ऐड कर रहा है। तो जैसे जैसे आगे हेलिकेज अनजिप कर रहा है, ये भी वैसे वैसे पीछे मूव करता चला जा रहा है। इसको बार बार प्राइमर बनाने की जरूरत नहीं है इस डायरेक्शन पे। लिहाजा जो नया स्ट्रैंड बनना है फिफ्थ एंड से थर्ड एंड की जानब, वो कंटिन्यूस बनना है, उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कह देंगे। लेकिन दूसरी जानब जो स्ट्रैंड बनना है, यहां पर ये देखें, ये प्राइमर फिफ्थ एंड से थर्ड एंड ऐसे बना है। यहां पर क्या है, थर्ड एंड अपोजिट टू हेलिकेज है। लिहाजा जितनी देर में ये स्ट्रैंड बनना है ना, उतनी देर में हेलिकेज और आगे मूव कर जाएगा। लिहाजा दोबारा पीछे नया प्राइमर बनाना पड़ेगा, दोबारा इसको मूव करवाएगा। जब तक ये डीएनए पॉलीमरेज इधर न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, वो मजीद आगे मूव कर चुका होगा। तो इस तरह से एक तरफ स्ट्रैंड में एक ही प्राइमर बन के मुसलसल वो स्ट्रैंड बनता जाना है, और दूसरी जानब में जो है वो क्या है, दूसरी जानब में जो स्ट्रैंड है उसको बार बार प्राइमर की जरूरत पड़नी है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट मिली है और डीएनए पॉलीमरेज 3 ये सिर्फ जो है वो 5 to 3 डायरेक्शन में काम कर रहा है। लिहाजा ये देखें, यहाँ पर पहले प्राइमर बना था, वो थर्ड एंड की जानब उसने न्यूक्लियोटाइड ऐड किए, जितनी देर में ऐड किए हेलिकेज आगे जा चुका हुआ था। अब वो इस डायरेक्शन में वापस नहीं जा सकता। लिहाजा क्या होगा, दोबारा पीछे जाएगा, दोबारा नया प्राइमर बना, दोबारा फ्रेगमेंट बना, सेम उतनी देर में हेलिकेज और आगे। तो एक जानब स्ट्रैंड कंटिन्यूस बन रहा था तो दूसरी जानब स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूस बन रहा है, टुकड़ों में बन रहा है। इन टुकड़ों को हम कहते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, जो 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड के होते हैं यूकैरियोट्स में और 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं प्रोकैरियोट्स में। ये जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स हैं, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 में 5 to 3 डायरेक्शन में ही बनेंगे। और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये रेप्लिकेशन फोक से पहले अवे जो है वो मौजूद होंगे, और इन फ्रेगमेंट से रेप्लिकेशन फोक मजीद अवे जो है वो जाती जाएगी और ये पीछे नए नए फ्रेगमेंट्स बनते जाएंगे। अब इन फ्रेगमेंट्स में आरएनए प्राइमर बड़े हैं। एंजाइम आएगा डीएनए पॉलीमरेज 1 और वो क्या करेगा, इन आरएनए प्राइमर्स को रिमूव कर देगा और वहां पर जो है वो क्या कर देगा, वहां पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देगा। तो इसका मतलब है जो सपोर्टिव रोल लिखा हुआ है डीएनए पॉलीमरेज 1 का, वो यही लिखा हुआ है कि डीएनए पॉलीमरेज 1 रिमूव द प्राइमर्स एंड रिप्लेस इट बाय डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन अभी भी ये फ्रेगमेंट्स हैं, छोटे टुकड़े हैं। इन टुकड़ों को जोड़ता है कौन सा एंजाइम, लाइगेज एंजाइम।
तो इस तरह से जो है वो क्या है, लाइगेज एंजाइम इन टुकड़ों को जोड़ते हुए स्ट्रैंड मुकम्मल कर देगा। फिर भी कोई गलती ना हो, इस चीज के लिए क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज 2 आके वो इसको जो है वो रीड आउट करेगा और वो इसकी प्रूफ रीडिंग कर देगा। ठीक है, ये अब इसको हम एनिमेशन में देखते हैं। ये आपके पास डीएनए था, ठीक है, इस डीएनए की जो है वो रेप्लिकेशन होनी है। किस तरह से रेप्लिकेशन होनी है उसको जब अगर हम बात करें, डीएनए की रेप्लिकेशन इस तरह से है कि इसमें दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से स्प्लिट होंगे पहले, ठीक है, उन दोनों स्ट्रैंड्स के एक दूसरे से स्प्लिट होने के बाद, ठीक है, इनके आगे एक एक नया स्टैंड बनेगा और वो जो है वो डिपेंड डायरेक्शन उसमें जो है वो बनने की, क्योंकि उसमें 5 to 3 ही है, लिहाजा उस डायरेक्शन के साथ पॉइंट आउट करते हुए हम बात करेंगे इसमें कि एक तरफ लीडिंग स्टैंड बनेगा और एक तरफ लैगिंग स्टैंड बनेगा। डीएनए पॉलीमरेज 1 का जो रोल है वो आरएनए प्राइमर्स को रिप्लेस करके वहां पर डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है, ठीक हो गया। और डीएनए पॉलीमरेज 2 का जो रोल है वो एंड में प्रूफ रीडिंग करना है कि जब प्राइमर रिमूव भी हो गए हैं, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स आपस में जुड़ भी गए हैं, फिर भी कोई गलती तो नहीं है, उस गलती को दूर करने के लिए एंड में जो है वो काम आना है किस चीज ने, वहां पर डीएनए पॉलीमरेज 2 ने अपना रोल प्ले करना है। क्योंकि हमारा लेक्चर टाइम कम है इसलिए मैं यहाँ पर जो है वो कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रहे हैं डायरेक्शन का, वो इस वीडियो को बार बार जरा देखिएगा, बाद में वो रिपीट हो जाएगा डेफिनेटली, यहाँ पर अब दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको बाद में वीडियो में जब देख, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डायरेक्टली जो है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है जी ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक हमारा एंड हुआ। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, ठीक है, आरएनए से डीएनए से आरएनए के बनने के अमल को नाम देते हैं। सेंट्रल डॉगमा ऑफ जीन एक्सप्रेशन आपने एक टॉपिक पढ़ा है और उस टॉपिक के मुताबिक जो है वो इसमें अगर हम बात करें सेंट्रल डॉगमा ऑफ जीन एक्सप्रेशन में कि टोटल किस तरह से हमारे पास जो है वो प्रोटीन बनती है, तो पहले एक डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हुए हैं। और फिर इन आरएनए की मदद से प्रोटीन्स बनती हैं। ये ओवरऑल प्रोसेस ये सेंट्रल डॉगमा ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन इसमें हम बात करें तो 2 मेन स्टेप हैं। पहला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन का है, दूसरा ट्रांसलेशन का है। हम पहले बात कर लेते हैं किस चीज की, ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज है? ये आपके सामने जो है वो एक जीन दिखाया गया है, जीन, ठीक है, ये आपके सामने एक जीन है। इस जीन में एक तो आरएनए कोडिंग सीक्वेंस है, दूसरा इस जीन में प्रोमोटर्स हैं, ठीक है, और तीसरा इस जीन में टर्मिनेटर्स हैं, ठीक हो गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि एक जीन में प्रमोटर रीजन है शुरू में और टर्मिनेटर रीजन है एंड पे, और दरमियान में आरएनए कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें, ये जो हमारे पास डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की हम बात करेंगे, ठीक है, हम टुवर्ड्स द प्रमोटर रीजन एंड अपर जाएंगे टुवर्ड्स द थर्ड एंड, ठीक है, तो ये अपस्ट्रीम होगी। अगर हम टर्मिनेटर से वो जो है वो नीचे की जानब जाएंगे टुवर्ड्स द फिफ्थ एंड, तो ये हमारे पास जो है वो डाउन स्ट्रीम होगी। तो खैर इसमें जो हमारे पास प्रमोटर रीजन है वो उस कोडिंग सीक्वेंस से कितना अपर है, ठीक है, कौन से स्ट्रैंड में कितना अपर है, अपस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम है, उसके बाद वो हम बेस करते हैं। आपने प्रमोटर रीजन के साथ जो है वो लिखा हुआ होता है, ठीक है, -10 बेस पेयर, -15 25 बेस पेयर, +35 बेस पेयर, ठीक है, ये मुख्तलिफ जो है उसके साथ जो है वो कोडिंग जो है वो यूज हुई होती है। मतलब क्या है कि प्रमोटर ये डीएनए से जीन की जो उसमें वो पार्ट जो आरएनए को जिसने बनाना है उससे ये पहले का सीक्वेंस है प्रमोटर, और ये प्रमोटर वो सीक्वेंस है जिसके साथ आके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने अटैच होना है,
आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने अटैच होना। जब वो अटैच होगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस प्रमोटर रीजन में, तो आके वो क्या करेगा, इसको ओपन कर देगा। ठीक है, इसको ओपन कर देगा, और जब वो इसको ओपन कर देगा तो इस तरह से ये एक ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसमें दोनों स्ट्रैंड डीएनए के एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और उसमें आरएनए का स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा। प्रोमोटर रीजन वो जो है वो इसमें हमारे पास वो रीजन है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज ने अटैच होना है। अब ये जो हमारे पास डीएनए मौजूद है, क्या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनना है? नहीं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड होगा। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको हम एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो दूसरा है हमारे पास, वो हमारे पास जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड भी जो है वो हम उनको जो है वो नाम देते हैं। याद रखिएगा, मैसेंजर आरएनए, ये जो भी आरएनए बनना है, आरएनए के बनने की डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 होगी, हमेशा 5 to 3 होगी। और 5 to 3 कॉम्प्लीमेंट है 3 to 5 का। इसका मतलब है डीएनए के अंदर जो 3 to 5 डायरेक्शन में स्ट्रैंड है, ठीक है, डीएनए के अंदर जो 3 to 5 डायरेक्शन में जो स्ट्रैंड है, दैट 3 to 5 डायरेक्शन स्ट्रैंड इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो दूसरा 5 to 3 डायरेक्शन में स्ट्रैंड है डीएनए का, दैट इज द कोडिंग स्ट्रैंड। अब होता क्या है, सबसे पहले कि जो प्रमोटर रीजन है, अब प्रमोटर रीजन इसको हम, इसमें भी एक मेन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बाइंडिंग साइट रीजन है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज रीजन ने, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने इस रीजन में जो है वो बाइंडिंग साइट के साथ अटैच होना है। ये बाइंडिंग साइट TTGACA, या इसको हम -35 सीक्वेंस का नाम देते हैं, ठीक है, ये मौजूद है किसमें, प्रोकैरियोट्स में। या इसी तरह से ये सीक्वेंस TA, TA, AT, या इसको हम -10 बेस पेयर सीक्वेंस का नाम देते हैं, ठीक है। मीन कि ये जो है वो हमारे पास जो मेन कोडिंग एरिया है, उस कोडिंग एरिया से ये माइनस यानी कि 35 न्यूक्लियोटाइड अवे है या 10 न्यूक्लियोटाइड अवे है, ठीक है, उसकी बेस पे जब हम इसको ये नाम देते हैं, ये सीक्वेंस मौजूद है TTGACA या TATAAT। ये TATAAT इसको हम टाटा बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स में ये जो सीक्वेंस मौजूद होते हैं TTGACA या TATAAT, ये जो बॉक्सेस मौजूद होते हैं, ये -75 सीक्वेंसेस यानी कि -75 बेस पेयर्स अवे होते हैं, या -25 बेस पेयर जो है वो अवे होते हैं, ये सीक्वेंसेस मौजूद हैं। मीन कि आपके पास ये आरएनए के स्टार्ट से प्रमोटर रीजन मौजूद है जिसमें ये सीक्वेंसेस मौजूद हैं। इन सीक्वेंसेस के साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने आके अटैच होना है। कैसे अटैच होगा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर अटैच होगा, इसकी मदद से अटैच होगा, और ये अटैच होके क्या करेगा, यहाँ पर अटैचमेंट होगी सिग्मा फैक्टर की मदद से। सिग्मा फैक्टर एक्ट एज अ को एंजाइम, यहाँ पर को फैक्टर के तौर पर काम करेगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होगा किसके साथ, डीएनए के साथ, और डीएनए के साथ अटैच होकर उसको ओपन कर देगा, और वहां पर एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाएगी, और या हम इसको काम नाम देंगे ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स का। ये ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स बन गया, ये मेन चीज। अब इस कॉम्प्लेक्स में, ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स में, यानी कि अंदर जो है वो देखते हुए दोनों स्ट्रैंड्स को, दोनों स्ट्रैंड्स में अब एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन मैंने बताया था वो क्या है 3 to 5 डीएनए की, और दूसरे स्ट्रैंड की क्या है 5 to 3। जो आरएनए बनना है वो 5 to 3 डायरेक्शन में बनना है, लिहाजा इसमें जो 3 to 5 डायरेक्शन वाला डीएनए है, ठीक है, उसको पढ़ते हुए आगे 5 to 3 डायरेक्शन में आरएनए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना शुरू कर देगा। कौन, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कैसे ऐड करेगा कि जी के कॉम्प्लीमेंट में वो साइटोसिन, ठीक है, थायमीन के कॉम्प्लीमेंट में वो एडेनिन, और अगर एडेनिन है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में यूरासिल वाला नाइट्रोजनस बेस वाला न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, क्योंकि आरएनए में जो है वो मौजूद नहीं है थायमीन, वहां पर जो वो यूरासिल है। इस तरह से जो है वो न्यूक्लियोटाइड की एडिशन शुरू हो जाएगी। आरएनए पॉलीमरेज आगे आगे सीक्वेंस पढ़ता जाएगा,
मूव करता जाएगा, और इस तरह से जैसे जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन बबल आगे मूव करता जाएगा वो न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे अनटिल के आपके पास टर्मिनेटर रीजन नहीं आ जाता। टर्मिनेटर रीजन, टर्मिनेशन सिग्नल कौन से हैं? बेसिकली क्या होता है कि टर्मिनेशन में या तो कंटिन्यूटी में गवानीन साइटोसिन सीक्वेंसेस आने के बाद, ठीक है, एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनती है। ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाए अगर आरएनए में, और इस स्ट्रक्चर में पहले कंटिन्यूटी में गवानीन साइटोसिन सीक्वेंसेस आएंगे, ठीक है। तो ये अगर आपके पास ये एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है तो ये भी एक स्टॉप सिग्नल है। या कंटिन्यूटी में यूरासिल आना शुरू हो जाए, ये भी जो है वो एक स्टॉप सिग्नल है। और जहां पर भी स्टॉप सिग्नल मिलेगा उस स्टॉप सिग्नल के मिलते साथ ही क्या होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज ये लीव कर देगा डीएनए को, वो जो कॉम्प्लेक्स है वो खत्म हो जाएगा, डीएनए अलग हो गया, उसमें मौजूद बना हुआ आरएनए वो अलग हो गया, और दोनों के अलग अलग होने से इस तरह से एक डीएनए से आरएनए बन जाएगा। ये जो आरएनए बनेगा अब इसकी मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है। ये आरएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट तो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इस आरएनए ने चूंकि न्यूक्लियस से ट्रेवल करना है और ट्रेवल करते हुए जाना है टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, अपने हेड पे एक कैप लगाएगा, ठीक है, 7 मिथाइल जीटीपी, ठीक है, एक जो है वो ये न्यूक्लियोटाइड ही है, ठीक है, गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये 7 मिथाइल जीटीपी ये ऐड करेगा हेड पे, और इसकी अटैचमेंट 5 to 5 अटैचमेंट होगी, यानी कि 5th एंड के साथ ये अपना न्यूक्लियोटाइड 5th कार्बन को ही जोड़ेगा, ठीक है। और टेल पे मुसलसल एडेनिन जो है वो ऐड कर। ये क्यों है? ये प्रोटेक्शन जो है वो इसलिए है कि जो सीक्वेंस है अंदर, ठीक है, जो सीक्वेंस है जेनेटिक कोड की सूरत में, जो कोडॉन्स की सूरत में सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब ना हो। ये ना हो कि आरएनए ट्रेवल करे और साइटोप्लाज्म में जब जाए तो उससे चंद एक न्यूक्लियोटाइड्स भी अगर टूट के अलग हो गए तो न्यूक्लियोटाइड्स के टूट के अलग होने से क्या होगा, उसमें डेफिनेटली जो है वो चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन ये जो मॉडिफिकेशंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये कैप और टेल को ही ऐड करना ही नहीं है, बल्कि ये आरएनए स्प्लाइसिंग भी है, ठीक है, कि उसमें जो नॉन कोडिंग रीजन होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ इसको कि ये हमारे पास जो है 2 काम होने हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो कोई इशू नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस में नहीं बना, वहां तो न्यूक्लियोइड रीजन में बना है, और न्यूक्लियोइड रीजन साइटोप्लाज्म का एक रीजन है, तो वहां पर तो कोई इशू नहीं है कि मेम्ब्रेन में पोर्स में से गुजरना है और वो प्रॉब्लम आएगी, नहीं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर ये बना है, तो इसको साइटोप्लाज्म में जब मूव करना है तो साइटोप्लाज्म में मूव करते हुए क्या होगा कि इसके जो रिमूव हो सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स हेड से या टेल से, लिहाजा हेड पे एक कैप रख दी गई। वो कैप क्या है, वो 7 मिथाइल जीटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, वो लिंक कर दिया जाता है वाया 5th कार्बन विद द 5th एंड ऑफ द आरएनए, तो ये 5 to 5 अटैचमेंट जो है वो हो जाती है। और टेल पे क्या है, टेल इसमें पोली ए टेल मुसलसल एडेनिन 3rd एंड पे ऐड कर दिए जाते हैं। जब इतने ज्यादा एडेनिन होंगे तो अगर 2 3 4 टूट भी जाते हैं तो जेनेटिक कोड के सीक्वेंस के ऊपर जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कोडॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोडॉन्स को प्रिजर्व करने के लिए ये मिथाइलेशन हो रही है, 7 मिथाइल जीटीपी ऐड हो रहा है, यानी कि कैप जो है वो लग रही है या टेल जो है वो उसके बन रही है। आरएनए 3 तरह के हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3, ये 3 तरह के एंजाइम, ये 3 तरह के जो है वो आरएनए को बना रहा है, ठीक है, 3 तरह के एंजाइम है इन केस ऑफ